बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा करे और आपसे दिन के काम ले, हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है अ पोएम बाय अ सोल्जर, के एक शायर की नज़्म, एक फ़ौजी की नज़्म। ठीक है, उसकी हमने एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। ट्रांसलेशन को हम उसके एक्सप्लेनेशन को कर चुके हैं। अल्लाह का नाम लेके अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं, फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स। दिए गए अल्फाज के मायने को पढ़िए। सैक्रेड होली यानी कि कोई मुकद्दस चीज़, बियॉन्ड आउटसाइड बाहर, स्ट्रगल एफर्ट यानी कि कोशिश करना, ह्यूमन फ्लड अनकाउंटेबल ह्यूमंस यानी कि ऐसे इंसान जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, मतलब कि उनकी इतनी ज़्यादा तादाद हो जिन्हें हम काउंट भी नहीं कर सकें। लवली ब्यूटीफुल बहुत खूबसूरत। अब नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और मैंने अपनी कोशिश की है कि आपको जो क्वेश्चन है वो आसान और छोटे जो है वो शॉर्ट में दे सकूँ। अच्छा जी, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, के कायद जो पाकिस्तान उनके फाउंडर कौन है, कौन रहनुमा है उसका, कौन बनाने वाला है। द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान इज़ मोहम्मद अली जिन्ना। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना है वो पाकिस्तान के फाउंडर हैं। हु इज़ नोन एज द पोइट ऑफ ईस्ट, के कौन है जिसको पोइट ऑफ ईस्ट कहा जाता है, कि शायर मशरिक, तो वो है जी अलामा इकबाल। इज़ नोन एज द पोइट ऑफ द ईस्ट, तो अलामा इकबाल को जो है पोइट ऑफ ईस्ट कहा जाता है, शायर मशरिक। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, कि क्या अहमियत है, ऑफ इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी के दिन की, इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में। तो इसका आंसर हमारा क्या है, इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी का दिन, इन पाकिस्तान इज़ इम्पोर्टेंट, बहुत अहम है। बिकॉज क्योंकि इट वॉज अचीव्ड, क्योंकि हासिल किया गया था थ्रू स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस, क्योंकि ये स्ट्रगल यानी कि कोशिश और कुर्बानियों से हासिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड पाकिस्तान गेट हर फ्रीडम, के पाकिस्तान ने जो अपनी आज़ादी थी वो कैसे हासिल की थी। तो पाकिस्तान अचीव्ड इट्स इंडिपेंडेंस, पाकिस्तान ने जो अपनी आज़ादी थी उसको हासिल किया था थ्रू अ पॉलिटिकल एफर्ट, सियासी कोशिशों, सियासी जदोजहद से, लेड बाय लीडर्स, जो कि ये जो कायद थे उनके उन्होंने जो स्टार्ट की थी वो कौन कौन सी थी, वो थी लाइक मोहम्मद अली जना। तो मोहम्मद अली जना जैसे जो कायद थे, इन्होंने ये सियासी एफर्ट्स की थी। तो व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द पोएम, तो अब ये जो नज़्म है उसका एक मेन मैसेज जो हमें राइटर देना चाह रहा है वो क्या है। द मेन थीम ऑफ द पोएम इज़ द सेलिब्रेशन एंड रिकग्निशन ऑफ पाकिस्तान इंडिपेंडेंस एंड द एफर्ट्स, यानी कि जो मेन थीम है वो पोएम का ये है, सेलिब्रेशन यानी कि मनाना है, और पाकिस्तान की एक पहचान है जो कि इंडिपेंडेंस डे के ऊपर हम जो मनाते हैं उसको, पाकिस्तान को, एंड द एफर्ट्स और कोशिशें हैं, ड्रीम्स ख्वाब थे, एंड सेक्रीफाइस और कुर्बानियाँ थी मेड बाय इट्स पीपल, जो कि इन लोगों ने दी थी, टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन द नेशन, कौम को जो है वो कायम रखने में और उनको बरकरार रखने के लिए जो ये कोशिशें और कुर्बानी दी गई थी उसका हमें एहसास दिलाती है। नेक्स्ट, हाउ डू यू वांट टू सर्व योर कंट्री, कि आप किस तरह से अपने मुल्क की जो है वो खिदमत करना चाहते हैं। तो ये हम इसके करेंगे, आई वांट टू बिकम अ टीचर, कि मैं एक टीचर बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, एंड वांट टू सर्व माय कंट्री थ्रू टीचिंग, और उसको जो अपनी जो कंट्री या मुल्क है उसकी खिदमत इसके ज़रिए करना चाहती हूँ। तो आप इसके ज़रिए जो मर्ज़ी आप लिख लें। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये हमारे पास समरी है, चूँकि एक पोएम है तो इसकी हम समरी करते होते हैं। तो ये छोटी सी एक समरी है, इसको हम अब रीड कर लेते हैं। दिस पोएम टॉक्स अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ 14 अगस्त की, जो एक पोएम नज़्म है वो 14 अगस्त की अहमियत के बारे में बात करती है, विच इज़ पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे, जो कि पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है यानी कि आज़ादी का दिन है। इट टेल्स अस, हमें ये बताती है, दैट ऑन दिस डे, कि इस दिन पाकिस्तान बिकेम आ रिकग्नाइज्ड, यानी कि इस दिन जो है पाकिस्तान को एक पहचान मिली थी, कंट्री एक मुल्क के हैसियत से, अ होमलैंड फॉर मुस्लिम्स, और मुसलमानों के लिए जो है वो एक वतन, एक घर। द पोएम हाईलाइट्स द एफर्ट्स, तो ये जो पोएम जो नज़्म है वो तमाम कोशिशों को जो है वो हाईलाइट करती है, उनकी निशानदही करती है, ऑफ लीडर्स यानी कि जो कायद थे, जैसे जिसमें था लाइक कायद आज़म। ठीक है, ये लाइक यहाँ पे मिस हो गया। अच्छा जी, लाइक कायद आज़म, जैसे कि कायद आज़म थे, एंड द ड्रीम ऑफ अलामा इकबाल, और जो अलामा इकबाल थे उनका जो ख्वाब था, वो प्लेड अ रोल इन पाकिस्तान नेशन, पाकिस्तान क्रिएशन। ठीक है, जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिएशन के, पाकिस्तान की तख्लीक में अहम किरदार अदा किया था। इट आल्सो मैंशंस, ये भी बताती है, दैट चैलेंजेस यानी कि जितने जो चैलेंज आए, एंड सेक्रीफाइस और कुर्बानियाँ मेड बाय द पीपल इन देयर स्ट्रगल, यानी कि ये भी बताती है जो लोगों की जो कुर्बानियाँ उन्होंने दी हैं इस जदोजहद में, फॉर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के लिए। तो लास्ट हमारी लाइन है जी, ओवरऑल इट इज़ अ पोएम। ठीक है, कि ओवरऑल ये एक जो है वो एक नज़्म है, सेलिब्रेटिंग द बर्थ ऑफ पाकिस्तान एज अ नेशन, के जो कि पाकिस्तान को एज अ नेशन, एक कौम की तरह पे जो है वो एक सेलिब्रेट करती है। ठीक है, चलो जी, अब इसके बाद हमारे पास आ जाती है लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल। अब इसके हम डायलॉग्स को पढ़ लेते हैं। रीड एंड प्रैक्टिस द डायलॉग बिलो। जुबैर, हेलो बासित,
हाउ आर यू, तुम कैसे हो, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। बासित, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। आई एम कंप्लीटिंग माई असाइनमेंट ऑफ ऐसे राइटिंग, कि मैं अपनी जो एक असाइनमेंट है मजमून लिखने की उसको मुकम्मल कर रहा हूँ। ज़ुबैर, बट वी कंप्लीटेड दिस टास्क अ वीक अगो, मगर हमने जो अपना काम था उसको एक हफ्ता पहले मुकम्मल कर लिया था। हैव यू स्टिल नॉट सबमिटेड, क्या तुमने अभी तक जमा नहीं करवाया। बासित, नो आई हैव नॉट सबमिटेड इट, मैंने इसको जमा नहीं करवाया था। बिकॉज आई कुड नॉट कम्प्लीट इट, क्योंकि मैं इसको मुकम्मल नहीं कर सका। मिस सारा आस्क्ड मी, मिस सारा ने मुझसे कहा टू डू दैट असाइनमेंट अगेन, कि इस असाइनमेंट को दोबारा करो। ज़ुबैर, ओह दैट्स नॉट गुड। बासित, ये तो अच्छा नहीं हुआ। यू शुड कंप्लीट योर टास्क ऑन टाइम, तुम्हें जो अपना टास्क है वो मुकम्मल कर लेना चाहिए था वक्त पर। आगे से बासित कहता है, यूर राइट, तुम ठीक हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू थिंग्स ऑन टाइम, कि मैं अपनी जो चीज़ें हैं उनको वक्त पे करने की कोशिश करूँगा। ज़ुबैर, ओके कंप्लीटेड वर्क, अपने काम को मुकम्मल करो। बासित, थैंक यू, शुक्रिया। तो हमें यहाँ से मैसेज मिलता है कि हमें जो अपने काम है उनको वक्त पे मुकम्मल करना चाहिए। अब आपके लिए एक एक्टिविटी है कि मेक 3 ग्रुप्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स, आपने 5 स्टूडेंट के ग्रुप बनाना है। ईच एंड आस्क देम टू एक्सचेंज देयर आइडियाज़ एंड ओपिनियन, तो हर एक को कहना है कि अपने जो ख्यालात हैं उनको एक दूसरे के साथ तब्दील करें, बदलें। ऑन हाउ कैन वन बी आ पैट्रियोट, कि किस तरह से कोई एक मुहब्बे वतन बन सकता है, इसका मतलब है अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाला। और द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, और या फिर ये आप कर सकते हैं कि जो वक्त की अहमियत है वो क्या। अब हमारे पास आ जाती है वोकैबलरी। उन्होंने कहा जी यूज़ ऑफ अ थिसॉरस, यानी कि अब ये थिसॉरस है क्या। ये वैसे एक डिक्शनरी होती है, यानी कि इसके अंदर हम बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग्स, उनके सिनोनिम्स जो होते हैं वो देख सकते हैं। वी कैन इम्प्रूव आवर वोकैबलरी बाय यूजिंग अ थिसॉरस, यानी कि देखिए जो मैंने आपको बताया था कि इसके ज़रिए से हम अपनी जो है वो वोकैबलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ए थिसॉरस इज़ अ डिक्शनरी ऑफ वर्ड्स, यानी कि एक डिक्शनरी होती है जिसमें बहुत सारे अल्फाज होते हैं विद द सेम मीनिंग्स, सिनोनिम्स और अपोजिट मीनिंग्स एंड टोनिम्स, यानी कि इसके अंदर एक जैसे अल्फाज के अगर मायने भी होते हैं और उनके उल्ट भी होते हैं, उनको एंटोनिमस कहते हैं, और जो सेम मिलते हैं उनके सिनोनिम्स कहते हैं। अ डिक्शनरी प्रोवाइड्स द डेफिनेशन ऑफ वर्ड्स, ये जो एक डिक्शनरी होती है वो हमें एक जो अल्फाज है ना, वर्ड लफ्ज़ है उसके भी पूरी डेफिनेशन देती है, एक तारीफ यानी कि देती है। वाइल अ थिसॉरस डज नॉट प्रोवाइड जस्ट डेफिनेशंस, तो थिसॉरस क्या करता है वो हमें ये नहीं प्रोवाइड करता, ठीक है, ये उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। अब एज लुक एट द गिवन यूज़ ऑफ थिसॉरस, यानी कि जो है वो अब इसका क्या इस्तेमाल है। देखिए सबसे पहले जैसे वर्ड है टेक्नोलॉजी, अब ये नाउन है। अब ये हमें यहाँ पे बता दिया, ये टेक्नोलॉजी जो साउंड्स हैं ये बेसिकली लिंग्विस्टिक में जो है ना वो साउंड्स होते हैं, इस तरह से इसकी प्रोनाउंसिएशन है, ये साउंड है। फिर हमें बताया जाएगा जी ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो जी साइंटिफिक नॉलेज है, इसकी डेफिनेशन में बताया। साइंटिफिक नॉलेज होती है, देखें, यूज़ इन प्रैक्टिकल वेज इन इंडस्ट्री, और फॉर एग्जांपल इन डिज़ाइनिंग न्यू मशीन, यानी कि टेक्नोलॉजी क्या होती है कि यानी कि जो भी मशीन वगैरह में कुछ नई चीज़ें डिज़ाइन वगैरह करना होता है वो प्रैक्टिकली वे में मतलब एक अमल करके दिखाना है, वो होती है टेक्नोलॉजी। अब हमें बताया जी ये अनकाउंटेबल कैसे, मशीनरी और इक्विपमेंट डिज़ाइंड यूजिंग टेक्नोलॉजी, प्लूरल टेक्नोलॉजीज है, यानी कि उन्होंने बताया कि जो मशीनरी होती है, जो इक्विपमेंट डिज़ाइन हम किए जाते हैं वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए। अब नेक्स्ट उसका सिनोनिम क्या हो सकता है, टेक्निक्स है, इंजीनियरिंग है, टेक्निक है। तो इस तरीके के साथ हमें जब एक वर्ड मिलता है तो उसके हमें बताया जाता है। तो अब जो हमारे पास है जो फाइंड 2 सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम अ थिसॉरस एंड राइट इन योर नोटबुक। अब ये परमानेंट, टेंशन, सक्सेस, स्टडी, ये वाले जो है हमने इनके सिनोनिम्स लिखने हैं। अब जैसे फर्स्ट वन था परमानेंट, यानी कि मुस्तकिल चीज़ का रहना, इटर्नल और एंड्यूरिंग भी परमानेंट है, ठीक है। टेंशन, परेशानी, जैसे स्ट्रेस और प्रेशर, ये भी वो हो गया। अब नेक्स्ट सक्सेस यानी कि कामयाबी, तो अचीवमेंट और विक्ट्री ये भी कामयाबी में आते हैं। स्टडी मतलब पढ़ना, तो एजुकेशन भी तालीम पढ़ना और लर्निंग भी पढ़ना है, ठीक है। प्राइड मतलब जो है फ़ख्र करना, सेल्फ एस्टीम भी वो हो गया और डिग्निटी भी वो हो गया, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं जी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होते हैं, देखिए डायरेक्ट का मतलब होता है हमने अगर कोई बात की है ना तो डायरेक्ट, और इनडायरेक्ट होगा किसी की बात को हम बताते हैं। नहीं समझ लगी, चलिए दोबारा इसको करते हैं। डायरेक्ट स्पीच, व्हेन वी वांट टू डिस्क्राइब व्हाट समवन सेड, जब हम ये कहना चाहते हैं कि किसी ने क्या कहा। वन ऑप्शन इज़ टू यूज़ डायरेक्ट स्पीच, तो फिर हम डायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल करते हैं। वो यूज़ डायरेक्ट स्पीच व्हेन वी सिंपली रिपीट व्हाट समवन सेज, मतलब कि हम डायरेक्ट स्पीच को तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने ये बताना हो, यानी कि किसी की बात को रिपीट करना हो कि किसी ने क्या कहा। पुटिंग द फ्रेज बिटवीन स्पीच मार्क्स, तो हम क्या करते हैं स्पीच मार्क्स के अंदर दे देते हैं। जैसे ये आपको नजर आ रहे हैं जो मैंने हाईलाइटेड किए हुए जो 2 डॉट्स से, जैसे ये वाले है ना, ये होते हैं स्पीच मार्क्स। जैसे डायरेक्ट स्पीच क्या होगा, अलीना केम इन, आई, अलीना जो है वो आई, एंड सेड, उसने क्या कहा, आई एम रियली हंग्री, कि मैं बहुत जो है वो भूखी हूँ। देखें अब इसका क्या मतलब हो रहा है, यानी कि ये एक पर्सन है जो वहाँ पे मौजूद था। अब ये अलीना की जो बात है ना वो किसी दूसरे को बता रहा है। वो क्या बता रहा है कि अलीना तो पहले आई और उसने फिर क्या कहा, आई एम रियली हंग्री। अब जो ये वर्ड है आई एम रियली हंग्री, देखिए अलीना ने अल्फाज कहे थे, उसने अलीना के अल्फाज को एज इट इज़ बयान किया है और उसको किस में कर दिया, स्पीच मार्क्स। ये होते हैं डायरेक्ट स्पीच। उसने ये नहीं कहा, अगर वो ये कहता है अलीना केम इन, अलीना आई एंड सेड, उसने कहा शी वॉज रियली हंग्री, अगर वो ये कहता है ना कि शी का वर्ड यूज़ करता है कि उसने कहा कि वो बहुत भूखी है, मतलब वो, तो फिर होता था इनडायरेक्ट ही है। लेकिन डायरेक्ट मतलब सेम उसी के अल्फाज को बयान किया, आई एम रियली हंग्री, मैं बहुत भूखी हूँ, तो ये होता है हमारा डायरेक्ट, ठीक है। अब इनडायरेक्ट स्पीच दोबारा करते हैं हम।
सॉरी ये डायरेक्ट था, ये है इनडायरेक्ट। व्हेन वी वांट टू रिपोर्ट व्हाट समवन सेड, जब हम इस बात को रिपोर्ट करना चाहते हैं कि किसी ने क्या कहा, विदाउट स्पीच मार्क्स, बगैर स्पीच मार्क्स के, एंड विदाउट नेसेसरली यूजिंग द सेम वर्ड्स, यानी कि नेसेसरी कि इसमें हम सेम वर्ड्स वो वाले इस्तेमाल नहीं करते। वी कैन यूज़ इनडायरेक्ट स्पीच ऑल्सो कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, अब हम इनडायरेक्ट स्पीच को भी इस्तेमाल करते हैं जो कि रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है। जैसे अब मिसाल के तौर पर मैंने कहा देखिए डायरेक्ट स्पीच है, वी आर क्वाइट कोल्ड इन हियर, इसका क्या मतलब, डायरेक्ट है, ये वी का इस्तेमाल लफ्ज़ हुआ है, हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हमें लग रही है, हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे सर्द हैं। तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, दे से उन्होंने कहा दैट दे आर कोल्ड, कि वो बहुत जो है वो सर्द हैं, ठीक है ना, कि उन्हें बहुत ठंड लग रही है। रीड अ फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ द डायरेक्ट स्पीच। जैसे दे से उन्होंने कहा वी हैव गुड क्लासमेट्स, कि हम जो है हमारे पास गुड क्लासमेट, देखेंगे डायरेक्ट बात है उसकी। अनम सेड, अनम ने कहा दे आर इंजॉइंग द पिकनिक, कि वो पिकनिक को इंजॉय कर रहे हैं। तो देखिए दे वी हम अल्फाज सेम उन्हीं के अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, इनमें कोई वर्ड चेंज नहीं कर रहे हैं। अली सेड, अली ने कहा आई विल टीच यू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, अली ने कहा कि मैं तुम्हें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो सिखाऊंगा। तो देखें यहाँ पे डायरेक्ट बात हुई है। अब देखें रूल्स है फॉर डायरेक्ट के लिए क्या होंगे, असूल। इन द अबव सेंटेंस, यानी कि जो हमने अभी सेंटेंस पढ़े थे ऑफ डायरेक्ट स्पीच के, नोटिस द रूल्स, अब हमने इनके रूल्स असूलों को नोटिस करना है। जैसे इन डायरेक्ट स्पीच द वर्ड्स विच आर एक्चुअली स्पोकन मस्ट बी पुट बिटवीन कोटेशन मार्क्स, यानी कि जो हमने डायरेक्ट स्पीच पढ़नी है ना, ये जो भी होगी उसके अंदर ये लाजमी कोटेशन मार्क की तरह के ना ये होंगे। द फर्स्ट वर्ड इन द कोटेशन मार्क्स बिगन्स विद द कैपिटल लेटर, यानी कि जो उसका पहला लफ्ज़ होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे ये देखिए कोटेशन मार्क्स है ना, ये देखिए दोनों में लगी, और यहाँ पे डब्ल्यू जो था ये किससे स्टार्ट हुआ है, कोटेशन मार्क्स से स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट क्या, वाइल राइटिंग डायरेक्ट स्पीच, और डायरेक्ट स्पीच को लिखते वक्त द स्पीकर इज मैंशनड बिफोर और आफ्टर द वर्ड, जो स्पीकर होता है ना, जो बोलने वाला जो बात कर रहा है वो लाजमी मैंशन किया जाता है। वी कैन यूज़ डायरेक्ट स्पीच फॉर स्टेटमेंट, ठीक है, हम डायरेक्ट स्पीच को एक स्टेटमेंट के लिए, या एक्सप्लेनेशन, यानी एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है कोई खुशी की बात या गम की बात, उसके लिए हम इसको लिखते हैं क्वेश्चन करने के लिए और ऑर्डर या हुक्म देने के लिए। अब इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में हम पढ़ते हैं। अब इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा जी, रीड द गिवन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। अब हमने रीड, उन्होंने कहा जी आप इनके एग्जांपल को पढ़ें। जैसे दे सेड, उन्होंने कहा दैट दे हैड गुड क्लासमेट। अब देखें दे सेड मतलब कि उन्होंने कहा दैट दे हैड गुड क्लासमेट, कि वो एक अच्छे क्लासमेट्स रह चुके हैं। देखें यहाँ पे सबसे पहले तो क्या है कि यहाँ पे कोटेशन मार्क ही नहीं, तो इसका मतलब हमें समझ लगे कि ये तो हमारा डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट बात है, ठीक है ना। अनम सेड दैट दे वर एंजॉयिंग द पिकनिक, अनम ने कहा कि वो पिकनिक को एंजॉय करें। अगर ऐसा सेंटेंस होता अनम सेड दैट वी आर इंजॉइंग द पिकनिक, हम पिकनिक को इंजॉय जो है वो कर रहे हैं, तो वही आना था ना, लेकिन यहाँ पे दे इनडायरेक्ट हो गया। एलेक्स सेड दैट ही वुड टीच मी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच, उसने कहा कि वो मुझे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो सिखाएगा। अगेन ये हमारा क्या था, इनडायरेक्ट था। अब रूल्स हैं चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट। अब हमने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है वो हमने रूल्स पढ़ने हैं। रीड द गिवन एग्जांपल्स ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट इनटू डायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट वन है वी रिमूव द कोमा एंड द कोटेशन मार्क्स इन इनडायरेक्ट स्पीच। नंबर वन पे देखिए हमने क्या पढ़ा, देखिए आपने यहाँ सेंटेंस पढ़े, हमें कहीं भी ना तो यहाँ पे ना तो हमें देखिए यहाँ पे ना कोई कोमा नजर है, ना हमें कोई कोटेशन मार्क नजर है। देन वो यूज द वर्ड दैट बिटवीन द रिपोर्टिंग वर्ब एंड द रिपोर्टेड स्पीच। देखिए हम दैट का वर्ड उन्होंने कहा इस्तेमाल करते हैं कि रिपोर्ट करने के लिए, जैसे ये इनडायरेक्ट में होता है, जैसे दे सेड दैट, अनम सेड दैट, एलेक्स सेड दैट ही वुड। तो मतलब कि हम इस तरह से दैट को वर्ड यूज़ करते हैं रिपोर्ट करने के लिए, वो चीज़ को रिपोर्ट यानी कि बताने के लिए। इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब्स इज इन द पास्ट टेंस वी चेंज द सेंटेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, कि अगर वो जो उन्होंने कहा कि वर्ब होगा वो पास्ट में होगा ना, हम उसको दैट में जो है कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, हाउएवर व्हेन वी आर रिपोर्टिंग समथिंग दैट इज़ ट्रू, लेकिन अगर हम ऐसे कोई चीज़ को रिपोर्ट करें जो ट्रू है मतलब सच है, एंड वी नॉट चेंज ओवर टाइम, ना तो वो वक्त के लिहाज से बदलेगी, वी डू नॉट चेंज दैट टेंस, तो फिर हम उस टेंस को तब्दील नहीं करते। यानी कि एक ऐसी बात जो हकीकत हो, उसका वक्त से कोई ताल्लुक नहीं, जैसे कुछ चीज़ें होती है ना विद द टाइम वो चीज़ें बदलती रहती हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें जो वक्त के साथ नहीं बदलेंगी, हकीकत में रहेंगी, हम उनको नहीं बदलते। वी आल्सो चेंज प्रोनाउंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए प्रोनाउंस को भी हम चेंज करते हैं। प्रोनाउंस क्या होते हैं, जो नाउन को रिप्लेस करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अब देखें शी है, सॉरी जैसे फॉर एग्जांपल वर्ड है आलिया इज़ अ गुड गर्ल, ठीक है ना। अब आलिया नाउन है लेकिन उसको प्रोनाउन क्या बनाएगा उसका, शी इज़ अ गुड गर्ल, ठीक है ना, तो वो होता है प्रोनाउन। तो हम इन प्रोनाउंस को भी इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, उसके जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को देख के। वी चेंज आई एंड वी इनटू ही शी, जैसे भी मैंने आपको एग्जांपल दी, देखें आई होगा या वी होगा तो उसको हम ही शी दे और इनडायरेक्ट में तब्दील कर देंगे। और वी यूज़ यू फॉर ही शी एंड द जो है वर्ड एंड और ही शी इट दे रिमेन द सेम, यानी कि हम जो वर्ड है ना यू और ही, इसको हम क्या करते हैं, हम इसको जो सेम हमारा रह जाता है रिमेन द सेम, ही हमारा सेम रह जाता है। अब रीड द गिवन चार्ट ऑफ टेंस चेंज ऑफ डायरेक्ट स्पीच वाइल राइटिंग इट इन द इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि
अब डायरेक्ट स्पीच है उसको किस तरह से हम जो है डायरेक्ट स्पीच में करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टेंस हमारा प्रेजेंट, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा और वो किस में हो जाएगा। अब देखेंगे अगर हमारा प्रेजेंट टेंस है, ठीक है ना, प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो हम उसको कह देंगे पास सिंपल टेंस में, ठीक है। लेकिन अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा तो उसको पास कॉन्टिन्यूस टेंस में ही कर देंगे। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा तो वो पास परफेक्ट में चला जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा तो पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, मतलब ऐसे उसमें सेम उसी में कन्वर्ट होता जाएगा। अब अगर पास्ट हो जाएगा तो देखें, पास अगर सिंपल टेंस है तो हम उसको पास्ट में ही रहने देंगे। पास कॉन्टिन्यूस टेंस होगा तो वो पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज हो जाएगा। अगर पास परफेक्ट होगा तो लिखा हुआ रिमेन्स अनचेंज, यानी कि वो बगैर चेंज किए ही रहता है। पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी सेम अनचेंज, यानी कि ये चार्ट को हमें याद करना पड़ेगा, ये थोड़ी सी है भाई, ये याद करना पड़ेगा। अब फ्यूचर, अगर फ्यूचर है तो फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी कि फ्यूचर सिंपल टेंस होगा तो वो विल, यानी कि देखिए फ्यूचर के जब हम बनाते हैं हम विल लगा के बनाते हैं, तो इसमें सिंपल हमने सिर्फ क्या करना है कि विल को चेंज कर देना है वुड में। और फ्यूचर अगर कॉन्टिन्यूस टेंस होगा तो उसमें विल बी को कर देंगे वुड बी में। और फ्यूचर परफेक्ट अगर होगा तो विल हैव को कर देंगे वुड हैव में। और फ्यूचर परफेक्ट अगर कॉन्टिन्यूस टेंस है तो उसको विल हैव बीन को कर देंगे हम वुड हैव बीन। अच्छा, अगर आपको यहाँ पे अब देखें थोड़ा सा मुश्किल, देखिए टेंसेस तो नो डाउट, अगर मैं यहाँ पे अगर आपको एक टेंस बता दी तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपको सिर्फ अब याद भी फिलहाल करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह आपको जो है ना वो टेंसेस पे भी आपकी इंशाल्लाह थोड़ी जल्दी वीडियो लेकर आऊँगी, ताकि आपको वो भी इंशाल्लाह आसान, बिल्कुल आसान, ताकि आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगे इंशाल्लाह। तो ये नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उस पर करूँगी। अच्छा, अब हमारे पास है पंचुएशन। राइट द पैराग्राफ बिलो इन योर नोटबुक विद करेक्ट कैपिटलाइजेशन एंड पंचुएशन। अब हमने क्या करना है कि इस पैराग्राफ को दोबारा लिखना है, उसमें हमने करेक्ट क्या करनी, कैपिटलाइजेशन करनी है और पंचुएशन लगानी है। देखिए जब कैपिटलाइजेशन है ना, उसमें हमने 2-3 बातें याद रखनी होती है। नंबर 1 कि जब भी हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा ना हमारा, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। सेकंड, अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें की बात हुई है तो हमारा वो भी कैपिटल जाता है, ठीक है ना। अब उसके बाद चले हम साथ साथ मैं आपको बताती जाती हूँ। हाउ कैन पॉपुलेशन क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर अस, किस तरह से जो पॉपुलेशन है वो हमारे लिए ज़्यादा आबादी मसाइल कर सकती है। देखें अब यहाँ पे एच था, हमारा कैपिटल आना था। अब यहाँ पे चूंकि एक बात खत्म होगी तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क आना है। अब अगला सेंटेंस स्टार्ट हो गया तो अब हमारा इसका डी कैपिटल होगा। दानिश आस्क्ड इन कन्फ्यूजन, जो दानिश था उसने उलझ के पूछा। अगेन यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो गया, तो अब इसका एच जो है वो कैपिटल आएगा, ठीक है। हिज ग्रैंडफादर स्माइल्ड, उसके जो दादा थे उसने मुस्कुराए एंड सेड दैट, और कहा पॉपुलेशन इज़ नॉट क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स, कि जो पॉपुलेशन आबादी वो मसाइल पैदा नहीं कर रही। अब यहाँ पे हमने इसको लगाना है कोमा, क्योंकि एक बात देखें कंप्लीट हो गई, दूसरी बात उसकी स्टार्ट हुई है, तो अब हम लगाएंगे कोमा। बट दैट ओवर पॉपुलेशन हैज़ बिकम अ डायलेमा, लेकिन जो ओवर पॉपुलेशन है, ज़्यादा आबादी, वो एक डायलेमा, एक खतरा बन चुकी है। देखिए यहाँ पे एक बात खत्म हो गई ना, मतलब कि अब सेंटेंस, अब हमारा ये नेक्स्ट स्टार्ट हुआ। अब नेक्स्ट हमारा ओ जो है वो होगा कैपिटल। ओवर पॉपुलेशन मीन्स अ सिचुएशन के जो ज़्यादा आबादी है वो एक ऐसी सूरत हाल है इन विच द वर्ल्ड हैज़ सो लार्ज अ पॉपुलेशन, जिसमें एक जो दुनिया है उसके पास बहुत सारी जो है वो आबादी होती है। दैट पीपल सफ़र एज अ रिजल्ट, और उसके नतीजे में लोग जो हैं वो सफ़र करते हैं। अगेन देखें यहाँ पे एक बात खत्म हो गई है, तो हमने यहाँ पे लगा लेना है अपना जी कोमा, और सॉरी फुल स्टॉप, और ए हमारा यहाँ पे कैपिटल होगा। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट, और अब एक अंदाजे के मुताबिक। देखिए जब बात एक ज़रा थोड़ी सी ख़त्म होगी, थोड़ा सा पॉज आएगा ना, तो हमने तब कोमा लगाना है, ठीक है ना। अब वी एडेड 227,000 मोर पीपल टू द प्लानट एवरी डे, कि हम हर दिन जो है वो इतने ज़्यादा लोग जो हैं दो उस प्लैनेट के अंदर जो है वो शामिल कर रहे हैं। अगेन एक बात ख़त्म हो गई है, तो हमने यहाँ पे टी लगा देना है, यानी कि अब हमारा कैपिटल आएगा टी। द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन डिमांड्स फॉर मोर वाटर। अब यहाँ पे देखें ये जो क्या है, जो पॉपुलेशन आबादी है वो ज़्यादा डिमांड कर रही है किन चीज़ों की। अब यहाँ पे देखें वाटर के बाद हमने लगाया कोमा, लैंड के बाद कोमा लगाया, फॉसल के ट्रीज़ के बाद कोमा लगाया। आपने ये बात याद रखनी, जब भी हमारे पास एक लिस्ट होगी ना चीज़ों की, जैसे अब देखें वाटर, लैंड, ट्री, अब ये लिस्ट है चीज़ों की, तब हम कोमा लगाते हैं। और जब हमारे पास अब लास्ट है, देखें फॉसल फ्यूल्स के बाद अब कोई चीज़ नहीं थी, तो तब हमने एंड लगा देना, ठीक है। एंड अदर रिसोर्सेज ऑन अर्थ, और यहाँ पे हमने जो है कोमा लगा, सॉरी फुल स्टॉप लगा देना है। अनसस्टेनेबल पॉपुलेशन ग्रोथ बिकम्स द रीजन बिहाइंड फूड एंड वाटर शॉर्टेज, यानी कि अनसस्टेनेबल एक ऐसी आबादी जिसके ऊपर काबू नहीं पाया जा सकता, तो वो वजह बनती है फूड और पानी की जो शॉर्टेज उसके कम होने की। अब देखें यहाँ पे एक शॉर्टेज की है वजह बनती है, और क्लाइमेट चेंज, ये दो वजह बनती है। मतलब हमारे पास दो चीज़ें हैं लिस्ट के अंदर, तो हमने एक को कोमा लगा दिया और दूसरा जो था वो ऑटोमेटिकली एंड के साथ सेपरेट हो गया था, ठीक है। इंटर जनरेशन पॉवर्टी, जो कि गुर्बत का बायस बनती है, यानी कि नस्ल दर नस्ल। अब हमारे पास आती है राइटिंग स्किल। एंड ऐसे हैज़ एट लीस्ट 3 पैराग्राफ, एक जो ऐसे होता है मजमून, उसके अंदर 3 पैराग्राफ होते हैं। इंट्रोडक्टरी यानी कि जो तारुफ होता है, मेन बॉडी यानी जो दरमियान वाला है, एंड द कंक्लूजन जो लास्ट पे होता है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कंटेन्स द मेन आइडिया ऑफ एन ऐसे, ये तो मेन आइडिया होता है ना ऐसे का, मजमून के बारे में बात किस बारे में हो रही है। तो मेन बॉडी ऑफ एन ऐसे कंटेन्स सपोर्टिंग डिटेल्स, तो इस जो बॉडी होगी उसके अंदर उसकी मजीद डिटेल होंगी। और कंक्लूडिंग पैराग्राफ कंटेन्स द समरी ऑफ द ऐसे, उसमें मुकम्मल हमारे पास समरी होगी कि वो हमने बात क्या की ऊपर तक। इट ऑल्सो हैज़ अ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, स्टूडेंट शुड बी एबल टू राइट अ फुल लेंथ ऐसे या स्टोरी 350 to 400 वर्ड्स तक,
ये जो उन्होंने कहा कि स्टूडेंट को लिखनी आनी चाहिए। अब रीड द ऐसे बिलो एंड अंडरस्टैंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऐसे। अब ये जैसे मैंने आपको बताया था, देखिए इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। अब ये जो स्टार्टिंग का पैराग्राफ है, जैसे क्या था, राशिद मिनहाज शहीद वाज अ पायलट इन द पाकिस्तान एयरफोर्स, ही वाज द ओनली पीएफ ऑफिसर टू रिसीव द हाईएस्ट ब्रेवरी अवार्ड ऑफ पाकिस्तान निशान हैदर, ही वाज द यंगेस्ट पर्सन एंड द शॉर्टेस्ट सर्विंग ऑफिसर टू रिसीव दिस अवार्ड। देखिए एक पूरा हमारे पास इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आया कि जी राशिद मिनहाज कौन है, उन्होंने क्या क्या किया था, वो आ गया। अब मेन बॉडी में उनकी मजीद डिटेल आई, देखें ही वाज बोर्न। अब देखिए मतलब कि वो पैदा हुए, ये उनकी डिटेल मजीद आ रही है। यहाँ पे हमने नहीं किया राशिद मिनहाज है कौन था, वो एक पायलट था पाकिस्तान का, वो उसने क्या क्या तमगे लिए, वो उसने निशान हैदर लिया था, और वो सबसे कम उम्र था जिसने ये तमगा लिया। अब देखिए ये उसकी पूरी एक बात थी, यानी कि एक मेन बात थी। तो मेन बॉडी में हमने पूरा लिखेंगे उसने तालीम कहाँ से हासिल की थी, वो कब पैदा हुआ, कब, ये वो सारा। तो मेन बॉडी में सारा देखिए, मैं उसको नहीं पढ़ी, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हम इस सारी जो है ट्रांसलेशन में इस चीज़ को कर चुके हैं। तो अब नेक्स्ट मैं आपको सिर्फ समझा देती हूँ। देखिए जैसे कंक्लूडिंग पैराग्राफ अब आया। अब कंक्लूडिंग में उसकी जो है मेन लाइंस क्या थी कि उन्होंने रिकवर किया था, अंडरस्टूड दैट द बैड इंटेंशन ऑफ हिज। अब ये क्लाइमैक्स आप समझ लें कि मेन कंक्लूडिंग में कि वो जो है किस तरह से जो है वो शहीद हुए थे, सारा इस तरह से, ठीक है। वो कंक्लूडिंग में हमने इस तरह से उसको सम अप कर दिया। अब इसी तरह से अब हमने जो है वो क्या करना है जी, राइट एन ऐसे ऑन द टॉपिक माई फादर इज़ माई हीरो, कि जो मेरे वालिद हैं वो मेरे हीरो, इसके ऊपर हमने मजमून लिखना है। तो माई फादर इज़ माई हीरो, वो मेरे हीरो हैं। ही इज़ नॉट लाइक द हीरोज़ इन मूवीज़, वो मूवीज़ की तरह के हीरो नहीं है विद कैप्स, जिनके ऊपर जो है वो टोपियाँ होंगी एंड सुपर पावर्स उनमें होंगी, बट ही इज़ अ हीरो इन अ डिफरेंट वे, वो मुख्तलिफ तरीके से जो है वो हीरो है। ही डज समथिंग अमेजिंग एवरी डे, कि वो हर दिन कुछ नया, कुछ अमेजिंग, हैरानकुन करते हैं। ही वर्क्स हार्ड, वो बहुत मेहनत करते हैं, फॉर आवर फैमिली, हमारे ख़ानदान के लिए। ही वेक्स अप अर्ली, वो जल्दी उठते हैं, इवन बिफोर द सन, यानी कि सूरज निकलने से पहले। एंड कम्स होम लेट, और घर जो है वो लेट आते हैं, जस्ट टू मेक श्योर, सिर्फ इस चीज़ को यकीनी बनाने के लिए, वी हैव एवरीथिंग वी नीडेड, कि हमारे पास वो सब कुछ है जिसकी हमें ज़रूरत है। ही डज़ नॉट कंप्लेन अबाउट इट, वो किसी चीज़ की शिकायत नहीं करते। ही जस्ट डज इट बिकॉज ही लव्स अस, मगर वो ये सब कुछ करते हैं क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करते हैं। माई डैड आल्सो टीचेज मी इंपॉर्टेंट थिंग्स, मेरे जो वालिद हैं वो मुझे बहुत अहम चीज़ें सिखाते हैं। व्हेन आई हैव क्वेश्चंस, जब मेरे सवालात होते हैं और प्रॉब्लम्स, जब मसाइल हों, ही इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प, वो हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। ही टेल्स मी, वो मुझे बताते हैं अबाउट वर्किंग हार्ड, यानी कि जो कि मैं मेहनत से काम करूँ, बीइंग ऑनेस्ट, ईमानदार रहूँ, एंड नेवर गिविंग अप, और कभी हार नहीं मानूँ। हिज एडवाइस कम्स फ्रॉम हिज ओन एक्सपीरियंस, जो मुझे नसीहत करते हुए इनके तजर्बे से आती है। एंड आई नो ही वांट्स द बेस्ट फॉर मी, मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ कि मेरे लिए अच्छा चाहते हैं। बट द मोस्ट हीरोइक थिंग अबाउट माई डैड इज़ हिज लव, लेकिन उनकी जो सबसे हीरोइक एक चीज़ है ना, हीरो वाली, वो ये है कि वो मेरे से बहुत ज़्यादा जो है वो मोहब्बत करते हैं। ही लव्स मी नो मैटर वाट, वो मेरे से मोहब्बत करते हैं, कुछ ये मैटर नहीं करता कि क्या है। व्हेन आई डू वेल, जब मैं बहुत अच्छा करता हूँ, ये करती हूँ, ही इज़ प्राउड फॉर मी, वो मेरे पे फ़ख्र करते हैं। व्हेन आई मेक मिस्टेक्स, जब मैं गलतियाँ करती हूँ, ही फॉरगिव्स मी, वो मुझे माफ़ करते हैं। एंड हेल्प्स मी लर्न, और मुझे सीखने के लिए जो है वो उसमें मेरी मदद करते हैं। हिज लव इज़ ऑलवेज देयर, उनका जो मोहब्बत है वो हमेशा रहती है। लाइक अ शील्ड प्रोटेक्शन मी, मेरे लिए जैसे एक शील्ड की जो एक प्रोटेक्ट करने वाली, उसी की तरह से। सो माई डैड माइट नॉट बी अ सुपर हीरो, तो मेरे जो डैड हैं वो बेशक एक सुपर हीरो ना हो, बट ही इज़ माई हीरो, अगर वो मेरे हीरो हैं। आई एम थैंकफुल फॉर ऑल ही डज़, मतलब कि मैं शुक्रगुजार हूँ उन सब के लिए जो कि उन्होंने मेरे लिए किया। एंड आई होप, और मैं उम्मीद करती हूँ, आई कैन बी अ हीरो लाइक हिम वन डे, और मैं जो है उम्मीद करती हूँ कि मैं भी अपने डैड की तरह एक हीरो होंगी। तो अल्लाह ताला हम सब के वालिदैन को सलामत रखे, उनका साया हमारे सरों पे सलामत रखे, और अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन। तो जी इस खूबसूरत दुआ के साथ हमने अपनी वीडियो को करते हैं वाइंड अप, और उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है वो लेक्चर आज का अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपने भी रखना है बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।